नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जो आता है वो जाता है। दुनिया में जो जन्म लिया है उसकी आखिरी सांस भी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह में उनका जन्म हुआ था। अब यह जगह पाकिस्तान में है। और 1947 के पहले ये सब वही रहते थे। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ये विभाजित भारत के पंजाब के अमृतसर में आके इनका पूरा परिवार बस गया। और 1932 से लेकर के 2024 92 वर्षों तक के जीवन काल में अगर इनके पूरे जीवन को उठाकर देखें तो एक ऐसे शख्सियत को हम देखते हैं जिसका मौन रहना भी शोर मचाता है, जिसका चुप रहना ढेर सारी आवाजें करता है। और कभी कभी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि एक इतनी बड़ी शख्सियत के न रहने पर जब राजनीतिक दांव पेच खेले जाते हैं तो मन थोड़ा सा व्यथित होता है कि ऐसा राजनीतिक दांव पेच क्यों हो रहा है। सामान्यतः 1997 के पहले किसी ऐसे प्रधानमंत्री की मृत्यु पर अवकाश की हुआ करता था। और आज भी नियम है कि कार्य करते हुए अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो अवकाश होता है। खैर, इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जी हाँ, तो पंजाब में पैदा हुए, पंजाब में ही उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। अब अपने कैरियर की जब शुरुआत करते हैं तो कहते हैं ना कि जब आपका पहला कदम पड़ता है आपके कैरियर की दिशा में और वो उपलब्धियों से भरा हुआ होता है तो नो डाउट वो अपने आप में अनोखा होता है। जी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, जिसे अंकटाड कहते हैं, और वर्ल्ड बैंक, तो शुरुआत के दिनों में ही ये इनसे जुड़े। और 1972 से 76 तक ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद 1982 से लेके 1985 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम करते हैं। फिर आगे भारत के आर्थिक सुधारों में इन्हें और अवसर मिलता है 1985 में। 1985 से 87 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। ठीक, तो व्यक्ति का जीवन जो है उपलब्धियों से भरा हुआ है। यही इनके कदम नहीं रुकते। इनके अर्थशास्त्र का ज्ञान, इनकी अर्थशास्त्र की उपलब्धियां इतनी महत्वपूर्ण रही कि पीवी नरसिम्हा राव साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्हें वित्त मंत्री बनने का मौका मिला। 1991 से 96 के दौरान ये भारत के वित्त मंत्री रहे। और वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने भारत को उस आर्थिक आपातकाल से बचा लिया, उस आर्थिक आपातकाल से निकाल के बाहर किया जिस आर्थिक आपातकाल में भारत डूबने जा रहा था। शायद भारत के इतिहास में एक कलंक लगते लगते रह गया। और ये देन थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जी हाँ, इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे सुधार लाए और आर्थिक उदारीकरण की दिशा में देश को बढ़ाया। और उसका रिजल्ट देखिए कि 1991 के बाद आज 2024 तक हमने कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा। अब सफलता की ओर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दौर आया इनके जीवन में 2004 में। और भारत के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। सामान्यतः लोग कहते हैं कि बड़े खामोश प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब इनके प्रधानमंत्री रहते हुए कार्यों को देखें तो इनकी खामोशी भी आवाज करती है। मुझे अच्छी तरह याद है नरेगा, जिसे आज मनरेगा कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वो इनके पहले कार्यकाल की देन थी। 2004 से लेकर 2009 तक जब ये प्रधानमंत्री थे, उस दरमियान 2005-06 में आया। और इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए, शासनकाल जैसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए सामान्यतः लोकतंत्र में, तो इन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम भी आया था सन 2005, याद होगा 12 अक्टूबर। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, मुझे याद है कि अमेरिका जैसा देश जो कि अपनी रिजिड न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए जाना जाता है, एक ऐतिहासिक समझौता करता है भारत के साथ। हाल फिलहाल उसकी नींव मान लीजिए पहले भी रखी जा चुकी थी, लेकिन भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता वो इन्हीं के पहले टेन्योर में होता है। इसके बाद
फिर इन्हें दोबारा देश का सेवा करने का मौका मिला, और जो दोबारा का कार्यकाल रहा इनका 2009 से 2014 तक का, उस कार्यकाल में इन्होंने देश के बेसिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का, सोशल वेलफेयर का काम किया, इस पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन कहते हैं कि जितने ईमानदार आप हो उतनी ही ईमानदार आपकी टीम हो, ये जरूरी नहीं। और इनका जो दूसरा कार्यकाल रहा वो उपलब्धियों के साथ साथ दागों का दामन भी ले गया अपने साथ। 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कोयला घोटाला जैसे तमाम ऐसे आरोप लगे सरकार के ऊपर, और सामान्यतः ये कह सकते हैं कि ऐसे विवादों का सामना करते हुए इन्हें प्रधानमंत्री पद के अगले टेन्योर में आने का मौका नहीं मिला। लेकिन जिंदगी में व्यक्ति अगर अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो उसे कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम रास्तों पर उपलब्धियां और सम्मान मिलते हैं। और शायद यही वजह है कि भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण से नवाजा गया इन्हें 1987 में। और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने इनकी अर्थशास्त्र की सुधार की दिशा में इन्हें मानद डॉक्टरेट की तमाम जो है डिग्रियां दी हैं। ऐसे व्यक्ति के न रहने के बाद वर्तमान सरकार का क्या रवैया है? तो सामान्यतः प्रोटोकॉल की बात करें तो 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा यूँ तो होती है अगर कोई पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है। आपको याद हो शायद ना हो, लेकिन मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ, मोरारजी देसाई की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ, चंद्रशेखर सिंह की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ, अभी हाल में अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी तब ऐसा हुआ था। ठीक, तो सामान्यतः किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के मरने के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है। लेकिन फिलहाल इसे अभी नहीं किया गया था, अभी निर्णय इस पर सरकार ने नहीं लिया था। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उठापटक देखने को मतलब कहीं ना कहीं इसका मैसेज आता है। आखिर जब राष्ट्रीय शोक होता है तो होता क्या है, एक बड़ा मुद्दा ये भी हमें जानना चाहिए। भारत का जो है नेशनल फ्लैग कोड नियम है उसका, इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको आधा झुका दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के मामले में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो यह औपचारिक घोषणा की गई थी 22 अगस्त तक, 15 अगस्त को 16 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई थी, 22 अगस्त तक जो है ये फ्लैग झुका रहा। और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जो भारतीय दूतावास हैं वहाँ पे जो उच्चायोग बना है वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भी आधे झुके रहते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका रहने का प्रोटोकॉल के नियमानुसार भी देश के बाहर सभी दूतावासों में और उच्चायोगों पर ये प्रोटोकॉल लागू होता है। हालांकि मैंने बताया ना कि राजनीति से प्रेरित होने वाला निर्णय कभी कभी व्यक्ति के मन में ढेर सारे प्रश्न पैदा करता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इस बारे में घोषणा नहीं की गई। ठीक, पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है, ऐसा होगा। ऐसे में केंद्रीय और PSU के आदेश से या 1 से अधिक दिन की छुट्टी की जाती है देश में, और देश के बाहर जो है ये राजकीय शोक घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज झुकाए जाते हैं आधे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, सरकार ने निर्णय इस विषय में नहीं लिया था। सामान्यतः इसे तत्काल घोषित कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस विषय में सरकार आगे जो है प्रक्रियाशील है, बैठक हो रही है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। निर्णय ले के 7 दिन का शोक घोषित किया है। हाँ, सामान्यतः 1997 के पहले अगर हम देखें, 1997 के पहले अगर देखते हैं तो 1997 के पहले क्या होता था कि जब भी कोई पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो 1 दिन की छुट्टी की जाती थी। ठीक, स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह बंद रहते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1997 में एक ऑर्डर पास किया, एक शासनादेश जारी किया। उसने कहा कि जब राजकीय शव यात्रा निकलती है तो सार्वजनिक छुट्टी की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब कि अब शोक के दौरान अनिवार्य सार्वजनिक छुट्टी को समाप्त कर दिया गया है। पद पर रहते हुए यदि किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होता है तो छुट्टी की जाती है। ठीक, लेकिन इसके बावजूद सरकार चाहे
तो इस दौरान छुट्टी का ऐलान कर सकती है, ये सरकार के ऊपर है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो वर्तमान समय में कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की जो सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, तो यहां पर आज राजकीय अवकाश है, छुट्टी है, स्कूल कॉलेज बंद है। लेकिन देश की अन्य राज्य सरकारों ने इस पर अभी भी निर्णय नहीं लिया है और हाल फिलहाल अब निर्णय लेने का वक्त भी गुजर चुका है। तो कहीं ना कहीं लोग मृत्यु पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते और शायद यही राजनीति का एक बहुत गंदा चेहरा है। हाल फिलहाल देश की इस अपूर्ण क्षति को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन ईश्वर इन्हें अपने चरणों में स्थान दे और की आत्मा को शांति मिले। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई उपलब्धियां भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाती हैं। जी हाँ, तो हम याद रखेंगे भारतीय इतिहास में मनमोहन सिंह की उन उपलब्धियों को। बाबा टेक केयर, जय।